जब इंडस्ट्री का साइज बढ़ रहा है तो उस इंडस्ट्री में जो फैक्टर्स चाहिए वो महंगे होने शुरू होंगे। समझ में आ रही है? मतलब कि आप देखेंगे पाकिस्तान में अभी कराची में खासतौर पे जो मिनरल वाटर सप्लाई करने की इंडस्ट्री जो है वो बड़ी बूम पे चल रही है ना। हर जगह आपको दिखेगा कि यार एक मिनरल वाटर का प्लांट खुला हुआ है। और इस वजह से क्या हुआ है, द फैक्टर दे आर यूजिंग द वाटर इटसेल्फ जिसको प्योरीफाई कर रहे हैं वो महंगा हो रहा है। बिकॉज द larger the size of the industry, the more factories they require, the more the demand of the factories, and the higher the demand of anything, the more its price. The factories की प्राइस डिमांड बढ़ेगी तो उनकी प्राइस बढ़ेगी, इवेंचुअली एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। कोई मसला इस चीज़ में तो बता दें, यहाँ तक क्लियर तो लिख के भेज दें। ओके चलिए मतलब इंटरनल है, बिल्कुल इंटरनल है। यहाँ तक क्लियर है तो बता दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। राइटिंग का इसी ने मैं साथ साथ बता तो रहा हूँ यार क्या लिख रहा हूँ। Increase in average cost because of increase in size of industry. Number one, price of the factors will rise. उसके बाद रोड कंजेशन, फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, ये आपको याद हो, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आपकी कर्व पे शो नहीं होती, थर्ड पार्टी कॉस्ट शो नहीं होती। डिसइकोनॉमी स्केल इंटरनल होगी, उसके रीजन लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर कम्युनिकेशन, सो ऑन। कुछ भी पूछना है पूछ लें। अच्छा यहाँ पे भी आपको पता हो कि अगर एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी हो रही है, इंटरनल डिसइकोनॉमी उस समय पता है हम यहाँ दिखा सकते हैं। डिसइकोनॉमी स्केल की एक बार ग्राफ को लेवल कर दें, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑरिजिन कॉस्ट, और हम ये कह रहे हैं कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी। लेकिन ये डिसइकोनॉमीज जो है ये इंटरनल है। अगर एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज होंगी तो द कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स। एवरेज कॉस्ट बढ़ गई है एक्सटर्नल रीजन की वजह से, आपके आउटपुट की वजह से नहीं, इंडस्ट्री के आउटपुट की वजह से। ये एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ऊपर जाएगा। तो फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। पहले ये थी, अब ज़्यादा हो गई है। ठीक हो गया, किसी को मसला पूछ लें, ओके तो क्लिक के भेज दें। ठीक है, कॉपी कर लें, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन। नया टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली पिछली वाली सारी कहानी से रिलेटेड ही है। और टॉपिक जो है हमारा वो है साइज ऑफ द फर्म। हम बेसिकली इसमें यही बात करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें पता है इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी मिलना इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, इसमें पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि एक सेकेंड वेट करेगा। ओके, साइज ऑफ द फर्म में पहले हम एक चीज़ स्टेब्लिश कर लें कि इसको कॉपी करना है यार, ये इंपॉर्टेंट है।
economies of scale can have a great impact on the sizes of the firms in any industry. किसी भी इंडस्ट्री के अंदर साइज ऑफ द फर्म कैसा होगा, उसका एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस तरीके की है। कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं। मतलब कि आप ये देखें, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे फर्म का साइज बहुत बड़ा है और फर्म्स बहुत थोड़ी सी हैं। टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, आपकी 4-5 फर्म्स हैं, यूफोन, वारेट, वारेट को भी जैसे ले लिया, टेलीनॉर, जोंग, और वो पूरी इंडस्ट्री पे छाए हुए। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको बहुत स्मॉल साइज की फर्म्स दिख रही हैं। द चाय इंडस्ट्री, चाय मेकिंग इंडस्ट्री, हर आपको मोहल्ले में एक चाय वाला मिल रहा है और बेशुमार है, अन्य बहुत ज़्यादा न्यूमरस है। उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मसला नहीं है लोगों को। ऐसा क्यों है? उसका मेन रीज़न जो है वो कनेक्टेड है इकोनॉमी ऑफ स्केल से। असल में होता ही है कि इसको लिखिएगा ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। इफ़ economies of scale are achieved at relatively low levels of output, कम आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है, जैसे कि चाय बनाने के लिए आपने 10 कप बना दिए, 20 कप बना दिए, दिन में आपने देखा यार कि अगर हम 200-300 कप बना लें तो हमारी एवरेज कॉस्ट बहुत कम आ जाती है, क्योंकि हमने रेंट भी पे करना है जगह का, हमने बिजली भी पे करनी है। तो वो सब ऑन एवरेज हमें कम तब लगेगा जब हम फॉर एग्जांपल 500 कप बना लें दिन के। ऑन एवरेज हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना शुरू हो जाएंगी। आउटपुट बढ़ाने की वजह से एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू होगी और रिलेटिवली लो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर ऐसा हो रहा है देन देयर विल बी many firms, sorry, there will be many small firms in the industry. ये बात समझ में आ रही है? जैसे हमने चाय वाले की बात की, मैनी तो बहुत ज़्यादा होंगी और छोटी फर्म्स होंगी। कब? जब आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल जाए रिलेटिवली लो लेवल ऑफ आउटपुट पर अचीव होना शुरू हो जाए। एवरेज कॉस्ट कम होने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप 500 कप बना देंगे। 500 कप इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज टारगेट फॉर एनी चाय वाला प्रोड्यूसिंग इन एनी मोहल्ला। तो वो बोलेगा ठीक है, हमें हमारी जो कॉस्ट है एक कप के ऊपर जो आ रही है ऑन एवरेज वो कम हो रही है। लेकिन अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है, हम बोलेंगे भाई इफ economies of scale are achieved after, सर या इसको उस तरीके से हम बोलेंगे कि if economies of scale are achieved over a wide range of output, बहुत ज़्यादा आउटपुट बनाने के बाद अगर आपको इकोनॉमी स्केल अचीव होना शुरू हो रही है, देन देयर विल बी only a few large firms in the industry. इसको करते हैं ओवर अ वेरी वाइड रेंज। क्योंकि हम बोलना ये चाह रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज
to achieve कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज का मतलब ये ना कॉस्ट कम होना, और कॉस्ट एडवांटेज अचीव करने के लिए इकोनॉमिक्स चाहिए आपको, इकोनॉमिक्स चाहिए मिलने के लिए यू नीड टू प्रोड्यूस अलॉट। मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं डेट विल प्रोड्यूस रेफ्रिजरेटर्स फॉर एग्जांपल, तो अगर आप साल में सिर्फ 400-500 रेफ्रिजरेटर बना पा रहे हैं तो आपकी ऑन एवरेज जो कॉस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पूरी फैक्ट्री आप चला रहे हैं, आपके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, वो डिवाइड होके ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स पे उनकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको फ़ायदा तब होगा जब आप उस पूरी फैक्ट्री से एक साल के अंदर कोई 50-60 हज़ार रेफ्रिजरेटर बनाएं, तो ऑन एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि इफ़ यू वांट टू अचीव कॉस्ट एडवांटेज हियर यू नीड टू प्रोड्यूस ओवर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ आउटपुट, जो कि हर फर्म नहीं कर सकती। बिकॉज टू अचीव कॉस्ट एडवांटेज a lot of units must be produced that require substantial investment, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर हम बोले यार कि के इलेक्ट्रिक की क्यों बिजली बनाता है, बाकी लोग क्यों नहीं बनाते, अगर हम बहुत सारी स्मॉल फर्म्स बनाते हैं बिजली बनाने की, तो हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो आप छोटे से यूनिट्स बना रहे हैं बिजली के, तो आप उतना बड़ा प्लांट थोड़ी लगाएंगे। थोड़े यूनिट्स बनाने के लिए अगर आप कोई छोटा प्लांट भी लगा लें तो भी आपकी एवरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होगी। अगर एवरेज कॉस्ट कम करनी है तो उसका एक ही तरीका क्या, आउटपुट बहुत ज़्यादा बना है। आउटपुट कम बनेगा तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो अगर इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, इसी एग्जाम्पल में वही लिख देता हूँ रेफ्रिजरेटर, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे आप कोई भी टेक शॉप की बात कर लें, जहाँ पे आपको थोड़े से यूनिट्स प्रोड्यूस करके कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अगर हम बोले एक क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ अ फर्म, व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ अ फर्म, तो उसका नंबर 1 रीज़न ये है द इकोनॉमी ऑफ स्केल, या द, इसको ऐसे कर लें कि द आउटपुट लेवल रिक्वायर्ड टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल। वो आउटपुट जो है, आउटपुट लेवल जो है वो डिटरमाइन करेगा कि जहाँ पे हर छोटी फर्म एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं, नहीं कर सकती तो सिर्फ बड़ी फर्म होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है? ये चीज़ से ओके लिख के भेजे, कोई मसला पूछो। आउटपुट लेवल जो है वो कितना बनाना ज़रूरी है टू अचीव इकोनॉमीज, ये बताएगा कि भाई फर्म्स छोटी होंगी या बड़ी होंगी। जी बाकी लोग क्या सीन है? समीर ओके, ठीक है। हसन, अरीज, आनिया, अनुषा, ओके। अरीज भाई समझ में आ रही है कोई बात? कल पूछूंगा, बता देना ये चीज़ वापस, रिपीट कर रहा हूँ। हम ये पढ़ रहे हैं साइज ऑफ द फर्म, हम क्वेश्चन आता है जनरली व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ फर्म, ऐसे इस तरीके से नहीं आता, लेकिन अगर आ गया है क्वेश्चन व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ फर्म, तो एक रीज़न जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल, दे कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइज ऑफ द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। किस साइज की फर्म्स होंगी इंडस्ट्री के अंदर, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल बताएगी आपको। ठीक हो गया? और एक और रीज़न, इसका नंबर 1 कर लेते हैं। ये नंबर 1 रीज़न था आपका। नंबर 2, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अनदर फैक्टर that can limit, as a factor that can limit
द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमीज को अचीव करने में जो फैक्टर लिमिट कर सकता है आपको, वो क्या है? इज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी की डिमांड ही बहुत कम है, लिमिटेड डिमांड है, आप कराची में वही हम बोलें कि कराची तो खैर बहुत बड़ा शहर है ना, तो अगर हम किसी छोटे शहर की बात करें, छोटे गांव की बात कर लें फॉर एग्जांपल, वहाँ पे एक सुपर स्टोर अगर खुल गया तो दैट इज एनफ टू मीट द डिमांड फॉर द होल विलेज। कोई टाउन है, विलेज है, वहाँ पे एक बड़ा सुपर स्टोर इज एनफ टू मीट द होल डिमांड, सब पूरी विलेज की। तो दूसरे सुपर स्टोर को खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर एक जो खुला हुआ भी है, उसको भी पता है यार कि जब डिमांड 100 यूनिट्स की आ रही है और मुझे इकोनॉमीज मिलेंगी 1000 यूनिट्स के बाद, तो मैं 1000 क्यों बनाऊँ? सही, एवरेज कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन कुछ खरीदने वाला कोई है ही नहीं। जब डिमांड ही लिमिटेड है, तो फ़ायदा क्या? इफ द डिमांड ऑफ द लिमिट कमोडिटी इज लिमिटेड, तो इकोनॉमी को स्केल अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब भी आप देखते हैं कि बहुत से शहरों में ना न्यूज़पेपर जो है वो एक ही फर्म सप्लाई कर रही होती है, क्योंकि दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, डिमांड पूरी हो रही है उसका। बात समझ में आ रही है कि लोअर डिमांड eliminates the need to increase output। अगर आउटपुट ही नहीं बनाएंगे ज़्यादा, तो इकोनॉमी कैसे मिलेंगी? तो साइज ऑफ द फर्म अफेक्टेड होगा, साइज ऑफ द फर्म छोटा ही रहेगा, यहाँ पे बड़ा साइज नहीं होगा अगर डिमांड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ये बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? इसको और हम कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है वैसे? ओके, अगर उसका इंक्रीज नहीं होगी, हाँ बिल्कुल होगी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिमांड नहीं है ना अगर, तो आपको कम आउटपुट बनाना होगा। कम आउटपुट का मतलब है कि आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। ज़्यादा आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट कम होती है ना, ज़्यादा आउटपुट पे इकोनॉमी अचीव होती है। आउटपुट कम है तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा, तो आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। भाई इकोनॉमी का एडवांटेज मिला ही नहीं आपको, क्योंकि आपने वो आउटपुट बनाया ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, डिमांड ही नहीं थी आगे। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। एक क्वेश्चन जिससे लिंक होता है, वाई डू फर्म्स ग्रो? इसके मैं नोट्स भी दूंगा प्रिंटेड फॉर्म में भी, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वाई डू फर्म्स ग्रो? कोई भी फर्म क्यों ग्रो होना चाहिए यार? सिंपल रीज़न, नंबर 1 रीज़न क्या है हमारे पास? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट कमाने के लिए आप ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे, फर्म ग्रो होगी तो आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, टू अचीव हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसको और हम कह सकते हैं भाई कि नंबर 2 फॉर एग्जांपल द कॉस्ट मोटिव। कॉस्ट मोटिव सिंपली ये है, ये आपकी इकोनॉमी में आपको पता है जब आउटपुट ज़्यादा होगा, चाहिए ना, ग्रो करने का मतलब यही है हमारे लिए, आउट साइज ग्रो करने का यही मतलब है। फर्म का साइज ग्रो तब होगा जब उसका आउटपुट ज़्यादा होगा। आउटपुट ज़्यादा है, फर्म ग्रो कर रही है। आउटपुट ज़्यादा होने से अगर एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, तो आपको मोटिव है आपके पास है कि यार हम आउटपुट ज़्यादा बनाए। ठीक हो गया। नंबर 3, मार्केट पावर मोटिव। इस सब की जो एक्सप्लेनेशन है ना, वही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगा, लेकिन इसको लिख लो अभी ताकि आपको याद रहे। Some firms would obviously want to grow to achieve the market power। मार्केट पावर मोटिव जो है ना, वो जनरली इन्हीं दोनों से लिंक होता है, कॉस्ट के लिए और प्रॉफिट के लिए इवेंचुअली। ठीक है, लेकिन इसको हम अलग से सेपरेटली बता सकते हैं। आप मोनोपोली बनना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, इसलिए आप ग्रो करना चाह रहे हैं,
मोनोपोली मतलब आप एक सिंगल सेलर बनना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं रिस्क मोटिव से। यहाँ पे हम ग्रोथ का मतलब ये नहीं ले रहे कि अगर हम जूते बनाते थे तो हम जूते ही बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यार हम ग्रो ऐसे करेंगे कि हम जूते तो बना रहे थे, अब ना अगली बार हम टी शर्ट ही बनाएंगे। तो हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन भी ग्रोथ करा रही है फर्म की, साइज ऑफ द फर्म इज इंक्रीजिंग बट इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर सच दैट द रिस्क इज स्प्रेडेड। रिस्क जो वो स्प्रेड हो जाए। अगर जूतों की डिमांड कम भी हो तो हम टी शर्ट्स बेच के घर चला लें, अपना प्रॉफिट कमा लें। ये बात समझ में आ रही है। तो ये चार बेसिक रीजन हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि यार वाई डू फर्म ग्रो, तो इसका ये जवाब है। ठीक है, इसकी प्रिंटेड फॉर्म में मैं आंसर भेज दूंगा, आसान है। जहाँ तक क्लियर तो ओके लिख के भेजें। कुछ पूछना पूछ ले। 4 पॉइंट और समझा दें, ठीक है। रिस्क मोटिव, ये अभी ना ये समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा। अभी हम जरा से जो आगे बढ़ेंगे ना, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है ना, पोर्टफोलियो बेसिकली जो आउटपुट है वो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग ये इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, आप 2 इंडस्ट्री में एक साथ काम कर रहे हैं या 3 इंडस्ट्री में साथ काम कर रहे हैं टू अचीव टू स्प्रेड योर रिस्क। आप साइज ऑफ द फर्म ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि पहले हम जो चीज़ बना रहे थे अब उसके अलावा कोई डिफरेंट चीज़ बनाएंगे। ठीक हो गया। तो जैसे जूते और टी शर्ट की एग्जाम्पल लिया हमने, या आप पहले बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ में थे कि आप बोल रहे थे कि आपका कोई बर्गर जॉइंट था, और अब जो है वो आप फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म्स बना रहे हैं। ठीक है, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। दिस इज वाई यू वांट द साइज ऑफ द फर्म टू ग्रो, टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन, ताकि रिस्क आपका कम हो जाए। कि इंडस्ट्री जो है वो अगर सफ़र भी कर रही है तो आप दूसरी इंडस्ट्री से प्रॉफिट कमा सकें। ठीक हो गया, कोई मसला है इस चीज़ में? ओके, ठीक है। दूसरी चीज़, वन फील हो वाई डू फर्म्स ग्रो। दूसरा सवाल यही है आपके पास कि हाउ डू फर्म्स ग्रो। ये आपके बिजनेस स्टडी में भी है मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं भी है तो देख लें। हाउ डू फर्म्स ग्रो आपको आता होगा तो कॉपी करते रहना, साथ साथ में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये और आसान है। सबसे अच्छी बात है आसान है। ये क्या मुश्किल है इन सब में, सिर्फ थ्योरी है ना, और ये आप इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो ये हमें आना चाहिए। और ग्रोथ बेसिकली जो है ना, उसको मैं बिल्कुल बता दूँ ग्रोथ किस तरीके से करेंगी। तो हमारे पास दो दो फॉर्म है, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, मुझे बताएं फॉर एग्जांपल, अगर हम अ, जो है वो एक फर्म है एंड वी प्रोड्यूस कॉटन। ठीक है, हमारी एक कॉटन की फैक्ट्री है जहाँ पे हम रॉ कॉटन जो आती है उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक फैक्ट्री है। अगर हम एक और फैक्ट्री खरीद लें टू एक्सपेंड, टू ग्रो, तो क्या वो इंटरनल ग्रोथ होगी या एक्सटर्नल ग्रोथ होगी? इफ़ वी आर परचेजिंग अनदर फैक्ट्री, तो क्या वो इंटरनल ग्रोथ है एक्सटर्नल ग्रोथ होगी? बिजनेस स्टडीज में आप कर चुके हैं। अगर एक और फैक्ट्री खरीद रहे हैं तो क्या वो इंटरनल ग्रोथ है एक्सटर्नल? सिर्फ
सिर्फ आदत सही बोलना, इंटरनल, बिल्कुल इंटरनल है। क्यों इंटरनल है? क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं दो ही तरह की, या तो मर्जर हो या टेक ओवर हो। मतलब कि एक्सटर्नल को वी विल डिफाइन एज व्हेन टू और मोर firms join together to form one larger firm। अगर एक से ज़्यादा फर्म ने एक साथ मिलकर एक बड़ी फर्म बना ली है तो एक्सटर्नल ग्रोथ है। जैसे अभी जैज और वारेट एक साथ मिल गए तो टेक ओवर था। टेक ओवर बेसिकली क्या होता है कि वन फर्म बाइज ऑफ अनदर फर्म। अगर आपने दूसरी फर्म खरीद ली है पूरी टू ग्रो तो वो टेक ओवर कहलाएगा। मर्जर ये होगा कि दो फर्म मिलकर काम कर रही हैं, टू फर्म्स combining their resources to operate as one firm। सोनी एंड एरिक्सन दोनों मिलकर सोनी एरिक्सन बना लिया। टू फर्म्स combining their resources to act as one firm, to become one firm। साथ साथ कॉपी कर रहे हो ना, ये मर्जर कहलाएगा। तो एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो या तो मर्जर की फॉर्म में होगी या टेक ओवर की फॉर्म में होगी। इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन कि उसमें एक से ज़्यादा फर्म्स मिलकर कोई नई फर्म बना रही है, वो सारी एक्सटर्नल ग्रोथ है। इंटरनल में चाहे हम एक फैक्ट्री खरीदें या हम 10 फैक्ट्री और खरीद लें, जब तक हम किसी और फर्म के साथ नहीं मिल रहे वो इंटरनल ग्रोथ है। फर्म इंक्रीजिंग द साइज ऑफ इट्स ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशन का साइज को बढ़ा रही है विदाउट मर्जिंग और टेकिंग ओवर अनदर फर्म, तो भाई इंटरनल ग्रोथ है। एक्सटर्नल कैसी है? एक्सटर्नल में या तो मर्जर आएगा या टेक ओवर आएगा। मर्जर में ये होगा कि यार खुशी खुशी दोनों ने एक नई फर्म बना ली है। टेक ओवर ये होता है कि वन फर्म बाइंग अनदर फर्म। ठीक है, दोनों कॉमन है एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए। यहाँ तक ओके? कोई कुछ पूछना पूछ लो, क्लियर तो ओके लिख के भेजो। हाँ, टेक ओवर करेंगे एक्सटर्नल होगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक क्लियर तो ओके लिख के भेजा भाई, कोई कन्फ्यूजन है पूछ ले। रिश्वा, अनुषा, अरीज, हानिया, हसन, हाजिक, मारू, मनाहिल, समीर, सुब्रा, क्या सीन है? ओके, पूछना पूछ लो। अगर हम टेक ओवर करेंगे तो एक्सटर्नल होगा, बिल्कुल एक्सटर्नल होगा। टेक ओवर होगा या मर्जर होगा तो एक्सटर्नल है, वरना इंटरनल है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक चीज़ और डिस्कस कर लें। वो हम क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कि अगर आप एक्सटर्नल ग्रोथ कर रहे हैं, आइदर आप टेक ओवर करें या मर्जर करें। सही है, एक तो वो दो फॉर्म्स हो गई ना एक्सटर्नल ग्रोथ की, टेक ओवर एंड मर्जर, वो तुमने देख ली। टेक ओवर एंड मर्जर दो फॉर्म्स हो गए। आप आइदर टेक ओवर करें या आप मर्जर करें। एक्सटर्नल ग्रोथ की फर्दर 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? वो आपको याद ही होंगी, तो लिख देता हूँ। जी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ भी कह लें, इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है, मर्जर और टेक ओवर। मर्जर टेक ओवर को मिला के आप इंटीग्रेशन कह सकते हैं, टू फर्म इंटीग्रेटिंग टुगेदर, टू और मोर फर्म्स ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन की जगह आप इंटीग्रेट भी कर लें, टू और मोर फर्म्स इंटीग्रेट टुगेदर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन। एंड सिमिलरली कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है, होपफुली सबको याद है, नहीं भी तो मैं बस मेन फ़र्क बता देता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब हमारे लिए क्या है, हमें पता है दो फर्म्स या तो मर्जर हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये कि वो दो फर्म्स कौन सी इंडस्ट्री में थे और कौन से स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे थी। इंडस्ट्री का मतलब आपको पता है, बिल्कुल पता है। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब भी पता है आपको। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है या तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी आपको पता है क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, सही है ना। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल पता है, हिल्स हुई है ना बिजनेस स्टडीज से। प्राइमरी सेक्टर डील विद द रॉ मटेरियल, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सर्विसेज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तब कहेंगे अगर दो फर्म जो मर्ज कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है, वो दोनों सेम इंडस्ट्री में हो, दोनों सेम इंडस्ट्री में हो और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हो। सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वन कार वॉश merging with another car wash, तो ये दोनों टर्शरी सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। ठीक हो गया, ये दोनों टर्शरी सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं और दोनों सेम इंडस्ट्री में, कार वॉशिंग इंडस्ट्री। वन कार वॉश की फर्म है वो दैट मर्जेस विद अनदर कार वॉश, तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो रही है बिकॉज सेम इंडस्ट्री है, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक हो गया। वर्टिकल इंटीग्रेशन को हम बेसिकली डिस्टिंग्विश ऐसे करते हैं, यहाँ हम बोलते हैं सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंट दो तरीके के हो सकते हैं, ये आपको याद होगा, या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। ये तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी या बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी। कैसे? अगर फॉरवर्ड तब होगी जब आप व्हेन वन फर्म merges या takes over another firm in a later stage of production। जो बाद में स्टेज आएगी वहाँ पे आपने मर्ज कर लिया, करते हैं ना ये भी कॉस्ट कम होने के लिए। फॉर एग्जांपल के आप जो हैं वो क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे, आप मैन्युफैक्चरर था कपड़ों का मैन्युफैक्चरर, और बाइज रिटेल आउटलेट, तो वो सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ आ गया। उसे मैन्युफैक्चर करता था पहले और डिफरेंट फर्म्स को बेचता था बेचने के लिए आगे, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उसने अपनी ही एक रिटेल आउटलेट खरीद लिया। बैकवर्ड, व्हेन वन फर्म merges with another firm in a previous
स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आपने अपनी सप्लाई चेन जो पीछे थी उसमें से कुछ किसी फर्म से मर्ज कर लिया, उसको हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो क्या नाम है, इसकी एग्जांपल ये कर लेते हैं कि आप मीट सेलर थे बाइंग अ डेयरी फार्म, क्या आपने बोला कि यार हम डेयरी फार्मिंग में इन जानवर बड़े करेंगे और ख़ुद ही फिर इनको आगे सेल करेंगे, तो आप बैकवर्ड जा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, सेम इंडस्ट्री डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट जो फॉरवर्ड भी हो सकता है बैकवर्ड भी हो सकता है। ठीक हो गया। फाइनली कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डिफरेंट है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डजंट मैटर, इंडस्ट्री डिफरेंट है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डजंट मैटर। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ये ले लें कि फॉर एग्जाम्पल चेयर मैन्युफैक्चरर, कुर्सियाँ बनाने वाला, मर्जिंग विथ रेस्टोरेंट, तो वो उसने इंडस्ट्री चेंज कर दी। एक्सटर्नल में 3 टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वर्टिकल का मतलब है सेम इंडस्ट्री पर डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्ग्लोमेरेट का बेसिकली मतलब है डिफरेंट इंडस्ट्री। ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल भी लिख दी है मैंने, ये इसकी एग्जाम्पल थी। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो, हम क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लेना इसको। ओके, जी सबका हो गया ना, ठीक हो गया। सेम क्लास एंड कर लेना, इसको रिपीट नहीं करेंगे यार, हम कल नई चीज़ शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।